व्हाट इज अ ग्रेटेस्ट होमाज? सबसे ऊंचा सम्मान क्या है और क्यों हम इनके पीछे दीवानों की तरह भागते हैं? कुछ बच्चे होते हैं जो अक्सर पूछते हैं सर्टिफिकेट मिलेगा क्या, ट्रॉफी भी देंगे, ओह गोल्ड मेडल। एक ऑनर की क्या कीमत है, उसकी क्या अहमियत होती है और क्या हम कभी सबसे ऊंचा सम्मान पा सकेंगे? तो तैयार हैं आप एक छोटी सी यात्रा के लिए? शुरुआत यहीं से होगी पर खत्म कहाँ होगी ये एक सीक्रेट है। My dad has never been in a Dharma film. He never went on comedy. Daddy finger, where are you? Here I am. काफ़ी लोग हैं जिन्होंने फिल्म फेयर 2020 में अवार्ड्स पाने के लिए स्ट्रगल किया है। उनकी एक्टिंग में फिल्म फेयर ने स्ट्रगल देखा, पर उनके अलावा क्या किसी और को दिखता है? अब दीदी चावल के दाने जैसा मुंह बना के एक्टिंग करेंगी तो कोई ना कोई तो इडली बना ही देगा। ये बोलती हैं तो इतना रोल करके बोलती हैं कि इनकी जीभ इनके फेफड़ों तक टच हो जाती है। मैं हैरान था कि 8 साल में बनी थुम्बाड़ को 8 नॉमिनेशन नहीं मिले और 8 माइल को 8 से ज़्यादा अवार्ड मिल गए। पैसे तो आपकी फिल्में कमा ही लेती हैं, अब आपको अवार्ड्स भी चाहिए। जब भी हम किसी अनडिजर्विंग को अवार्ड देकर उसे ऊपर लाने की कोशिश करते हैं तो हम उसे ऊपर नहीं ला रहे हैं बल्कि अवार्ड की कीमत को कम कर रहे हैं। अबुल कलाम आज़ाद हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर ने देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि उन लोगों को भारत रत्न नहीं दिया जा सकता जो खुद सिलेक्शन कमेटी में होते हैं, वरना फिर सम्मान की क्या कीमत रह जाएगी। और एक अवार्ड उतना ही कीमती होता है जितना कि उसकी ज्यूरी। An award is as good as the jury. बस. An award is as good as the jury. बस. तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। लगभग सभी कल्चर्स में या सभी रिलीजन्स में, जो कि 4200 से ज़्यादा हैं, उनमें ऐसी मान्यताएं हैं कि मरने के बाद उनके किए गए कामों के हिसाब से स्वर्ग, जन्नत, हेवन, जो भी कह लो, ये सब मिलता है या इसके ठीक उल्टा मिलता है। पर अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि एडोल्फ हिटलर मरने के बाद हेवन गया होगा या हेल गया होगा, तब आपका क्या जवाब होगा? ऑब्वियसली ज़्यादातर आंसर नरक या हेल के लिए होंगे, पर क्या आपने हिटलर से एक भी बार पूछा कि उसका क्या जवाब होगा? ओके, लेट्स टॉक अबाउट हिटलर। हिटलर किसी भी संप्रदाय को ना मानने वाला था। हालांकि उसकी माँ रोमन कैथोलिक थी, पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। वो नाज़ी रेशियल आइडियोलॉजी लेकर आया। एजेंडा आसान था, जो नाज़ी है वो सबसे ऊपर हैं, बाकी जो होंगे वो उनसे नीचे होंगे। अब क्योंकि नाज़िज़्म की शुरुआत उसने की थी, और जब कोई एक नए संप्रदाय या रिलीजन की स्थापना करता है, फाउंडेशन स्टोन रखता है, तो वो ही उसका स्वामी होता है। जब नाज़ी मरेंगे तो हिटलर डिसाइड करेगा कि उनको कहाँ जगह मिलेगी। देखा जाए तो उसने खुद का एक रिलीजन बनाया था और वो उसका मालिक था, तो अवार्ड की वैल्यू भी हिटलर के हिसाब से ही होगी। इस बात पर बहुत लंबा आर्ग्यूमेंट चल सकता है कि हिटलर को भगवान का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों की जान ली। पर एक बार इस नज़रिए से देखिए, जब कोई किसी रिलीजन या सोसाइटी का फाउंडेशन स्टोन रखता है तो उसके फॉलोअर्स के लिए वही सबसे महान, सबसे पूजनीय होता है। चाहे दूसरों की नज़र में उसने कितनी ही बर्बरता का काम किया हो, उसने कितने ही लोग क्यों ना मारे हों, अपनी कम्युनिटी के लीडर को लोग हमेशा ही पूछते आए हैं, क्योंकि वो नींव का पहला पत्थर था। ही वॉज द फाउंडेशन स्टोन। कड़ियाँ तो उसके बाद जुड़ना शुरू हुई। ऐसी सिचुएशन में बात इतनी सी होती है कि उसके फॉलोअर्स ने उस पर कभी शक नहीं किया, क्योंकि परमिशन नहीं थी। मुझे पक्का याद नहीं है कि ये उसने मीन कैंप में कहा है, जो कि उसकी ऑटोबायोग्राफी है, या मैंने वर्ल्ड वॉर 2 की किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा है। जंग के दौरान एक पल ऐसा आता है जब वो कहता है कि कई बातें जो मैंने अपने प्रोपेगेंडा में कही हैं नाज़ी जर्मनी के लिए, वो सच हैं भी या नहीं, पर जब लोगों का समर्थन मुझे मिला, बार बार उसे दोहराया गया, तो मुझे भी वो सच लगने लगे। मैं वास्तविकता और भ्रम में फ़र्क भूल गया और आर्यन रेस ने उसका पूरा सपोर्ट किया। 5 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चे हाइल हिटलर बोलते हुए आगे बढ़ते थे। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ।
सोचो अगर वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर जीत जाता तो उसे एक हीरो की तरह याद रखा जाता। फिर आज हम उसकी क्रूरता की कहानियां नहीं सुनते, हम उसके सामने झुकते और उसे सम्मान देते, और ये जो 60 लाख मौतें हुई हैं हमें उनका कभी पता नहीं चलता। और अमेरिका, फ्रांस, रशिया और इंग्लैंड ये सारे विलन होते, और फिर हमें पढ़ने को मिलता कि इंग्लैंड ने कितने लोग मारे, फ्रांस ने कितने मारे, रशिया ने और अमेरिका ने कितने। इतिहास गढ़े जा सकते हैं। कई बार इतिहास की सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि लिखने वाला कौन था और किसके पक्ष में था। एक न्यूज़पेपर को अल्फ्रेड नोबेल के मरने की गलत खबर मिली और उसने बिना चेक किए ये हेडलाइन छाप दी कि मौत का सौदागर अब नहीं रहा। सौभाग्यवश अल्फ्रेड ने अपनी ही मौत की खबर पढ़ ली। अल्फ्रेड नोबेल ने भी नोबेल प्राइज़ इसलिए शुरू किया ताकि उसे इसलिए याद ना रखा जाए कि उसने डायनामाइट इन्वेंट किया था। अगर आपको ये जानना हो कि दुनिया हिटलर के राज में कैसी होती, तो एक साइंस फिक्शन नॉवल है द मैन इन द हाई कैसल। इसे फिलिप केंड्रिक ने लिखा है। ये नॉवल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि अगर हिटलर जीत जाता तो दुनिया की तस्वीर कैसी होती। आपने शायद फिलिप का नाम ना सुना हो, पर ब्लेड रनर, टोटल रिकॉल, माइनॉरिटी रिपोर्ट एंड एडजस्टमेंट ब्यूरो जैसी फिल्म्स फिलिप की कहानियों पर ही बनी हैं। आज हम सभी हिटलर को कोसते हैं, इतिहास का सबसे बर्बर तानाशाह कहते हैं। हाँ, उसने बहुत लोगों को मारा, पर अमेरिकन्स ने क्या किया? मुझे तो उन्हें अमेरिकन्स कहना भी नहीं चाहिए। आज जब हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या वजह है कि नेटिव अमेरिकन्स जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनकी संख्या बढ़ने की बजाय घटकर 55,000 रह गई है, जो अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन का 1.6%, जो कभी लाखों में हुआ करते थे, उनकी खुद की ज़मीन, उनके खुद के घर उनसे छीन लिए गए और वो कभी अपना सम्मान वापस न पा सके। पर क्या होगा अगर मैं बात करूं सामाजिक सम्मान की? इंडोनेशिया एक कंट्री के तौर पर जहां जापानीज मुस्लिम्स की आबादी सबसे ज़्यादा है, ये कहते हैं कि वी आर ओपन टू ऑल, पर यहाँ ट्रांससेक्सुअल्स मुस्लिम्स के लिए बहुत कम जगहें बची हैं। ये लोग यहाँ वर्शिप नहीं कर सकते। Itu kan sesuatu untuk membuka mata masyarakat biar itu memang diharuskan bahwa itu manusia ciptaan Tuhan, kita harus ingat kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita diciptakan dengan Tuhan। अगर वर्शिप के नियमों की बात करूं तो ईरान में हालत इससे भी बदतर है। ईरान में होमोसेक्सुअल होना मतलब मौत तय है। Homosexuality is punishable by death. Among all of the Muslim, clergy and, the justice system, the only difference and the only, argument is how we should kill them. If I go back to Iran, I will be executed. They believe that homosexuals are against God. So they interpreted that since you want to change this one, you want to change the God's rule, so you're against God, so you have to be killed. जब पानी सर से ऊपर चला गया और बहुत सारी एक्टिविस्ट मूवमेंट्स हुई उस टाइम पे, तो आयतुल्लाह खुमानी ने जेंडर चेंज करना लीगल कर दिया। تغییر جنسیت مطرح کردن. از نظر ایشون تغییر جنسیت مرد به زن و همینطور تغییر جنسیت زن به مرد حرام نیست. इस वजह से ईरान में जेंडर चेंज कराने वाले लोगों की बाढ़ आ गई। ऑन रिकॉर्ड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेक्स चेंज ईरान में हुए हैं। लीडर्स के अंदर एक इमेज होती है, एक आइडियल सोसाइटी बनाने की, एक आदर्श समाज बनाने की, एक ऐसा समाज जो उनके बनाए नियमों में फिट हो, ना कि कुदरत के बनाए नियमों में। अगर रिलीजन के नियम किसी लीडर के हिसाब से बदले जा सकते हों तो पूरा का पूरा रिलीजन ही एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है, क्योंकि फिर उस रिलीजन की मोरालिटी उस लीडर की सोच तक सीमित हो जाती है और ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि क्या बाकी बातें जो रिलीजन में कही गई हैं इनका कोई आधार है, कोई बेस है। अगर आपको कोई रिलीजन से बाहर निकाल देता है तो कोई बात नहीं, आपके पास तो मौका है इस प्रकृति को वैसे ही देखने का जैसी ये प्रकृति है। किसी की बताई हुई दुनिया नहीं, आपके अनुभव की दुनिया। कोई धारणाएं नहीं, कोई चमत्कारिक कहानियां नहीं, सिर्फ आप और ये नेचर। कितने फ़ायदे हैं आपको मैं गिनाता हूँ। फिक्र नहीं करनी है कि आपका कल्चर कितना पुराना है, और ये तरीका नहीं खोजना है कि इसे साबित कैसे किया जाए। आपको रोज़ स्टेटस नहीं डालने पड़ेंगे अपने रिलीजन के सपोर्ट में, FB पर पोस्ट नहीं डालने पड़ेंगे। सो मच फ्रीडम डूड, सो मच फ्रीडम। अंदर जाना ही क्यों है? जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में काले लोगों का चर्च में जाना मना कर दिया गया तो उन्होंने इसका एक नया तरीका निकाला। उन्होंने नए चर्चेस बनाना शुरू किए, ब्लैक जीसस की मूर्ति रखना शुरू किया। अब लड़ाई इस बात पर है कि जीसस काले थे या गोरे थे। ऐसे ही हिंदू कल्चर में ब्राह्मण और शूद्र कुल की
वही लड़ाई आज भी चल रही है। और बात सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं रही, इसका एक दूसरा प्रभाव एजुकेशन सेक्टर पर भी पड़ा। 17 जनवरी 2016 रोहित मरते हुए एक सुसाइड नोट छोड़ गया। मुझे विज्ञान से, तारों से, कुदरत से प्रेम था और लोगों से भी। मैं नहीं जानता था कि लोग कुदरत से अपना रिश्ता कब का तोड़ चुके हैं। राजा का बेटा राजा राजतंत्र तक तो था ही, फिर हमने कुलों में ये शुरू करते हुए कास्ट सिस्टम को जन्म दिया, और इस मामले में हम पहले थे और हम ही टॉप करेंगे। आपके पिताजी का कमाया हुआ ज्ञान आपकी विरासत नहीं बनता, अपना ज्ञान तो अपने जीवन में खुद ही कमाना पड़ता है। मेरे मित्र कहते हैं कि सारे रिलीजन एक ही बात कहते हैं, बस सबका कहने का तरीका अलग अलग है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जॉन बॉडेलियर वंस सेड, ऑल सोसाइटीज एंड अप वियरिंग मास्क्स। सभी समाज आखिर में मुखौटों पर खत्म होते हैं। ऐसा होता ही आया है। 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब जर्मन सब पर भारी पड़ रहे थे, एनिग्मा जैसी मशीन को कोई डिकोड नहीं कर पा रहा था, तब एक मैथमेटिशियन उसने एनिग्मा मशीन को डिकोड किया, जिस वजह से वर्ल्ड वॉर 2 2 साल कम हो गई। उसका नाम था एलन ट्यूरिंग। At the age of 42, forensics declared that Turing committed suicide. पर वो ये नहीं बता पाए कि जिस एप्पल को खाने से ट्यूरिंग की डेथ हुई थी उसमें साइनाइड कैसे आया। सोक्रेटिस को भी हमने ही जहर दिया था। गैलीलियो को चर्च ने 9 साल के लिए नज़रबंद रखा क्योंकि उसने ये कह दिया था कि पृथ्वी संसार का केंद्र नहीं है। पर क्या आप मानेंगे कि लोग अब भी गैलीलियो की बातों पर यकीन नहीं करते। 1884 में सैमुअल रोबैथम ने फ्लैट अर्थ सोसाइटी की नींव डाली, इस मान्यता के आधार पर कि दुनिया गोल नहीं बल्कि चपटी है, एक डिस्क की तरह। इस सोसाइटी से जुड़े हुए लोग खुद को फ्लैट अर्थर्स बुलाते हैं। 1946 में हमने अर्थ की पहली इमेज क्लिक की और 1972 में हमने पहली कलर्ड फोटो जो अर्थ की ली थी आउटर स्पेस से, जिसे बाद में ब्लू मार्वल कहा गया, और वाइडली ये एक्सेप्ट किया गया कि सारी थ्योरीज सही हैं। इसके बावजूद 2004 में डैनियल शेंटन ने फ्लैट अर्थ सोसाइटी को दोबारा फॉर्म किया। इनका ये बहुत गहरा विश्वास है कि दुनिया 3D नहीं बल्कि एक सिक्के की तरह चपटी है। एलन मस्क ने इनसे एक ट्वीट में ये सवाल पूछा था कि वाई देयर इज़ नो फ्लैट मार्स सोसाइटी। इनके पास उसके लिए भी जवाब था कि हमने मार्स को हमेशा से ही गोल देखा है, इसलिए वो गोल दिखता है। इनके पास लगभग आपके सारे सवालों के जवाब होंगे जो भी आप इनकी वेबसाइट पर पूछेंगे। ये ज़ेटेटिक एस्ट्रोनॉमी का जिक्र करते हैं, इनकी खुद की एस्ट्रोनॉमी है, इनकी खुद की कॉस्मोलॉजी है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि किसी चीज़ का सबूत दे दिया जाए तो वो सच हो जाती है। बात यह है कि उस एविडेंस को कैसे डिराइव किया गया है कि हम आखिर इस नतीजे तक कैसे पहुँचे। मैं अपनी बात प्लेटो की एक कहानी के साथ ख़त्म करूँगा। एक केव है, एक काली अंधेरी गुफा। उसमें लोगों को बेड़ियों से इस तरह से बांधा गया है कि वो पीछे मुड़कर देख नहीं सकते और उन्हें ज़बरदस्ती वो परछाइयाँ दिखाई जा रही हैं जो सामने वाली दीवार पर बनती हैं और उनको वैसे ही देखना है जैसा उनसे कहा गया है, एक आदर्श समाज के मॉडल की तरह। और ये जितने भी लोग हैं ये जन्म से इसी गुफा में हैं, बिना किसी बाहरी जानकारी के। उनके पीछे से एक जगह से रोशनी आ रही है और रोशनी के सामने से गुजरने वाली कोई भी चीज़ दीवार पर परछाई बनाती। गुफा के अंदर जितने भी लोग हैं सब उन्हीं परछाइयों को देखते हुए बड़े हुए हैं। एक दिन एक बंदा उसमें से किसी तरह छूट जाता है और वो गुफा से बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर जाता है तो कंफ्यूज होता है क्योंकि आज तक उसने कभी कोई असली चीज़ नहीं देखी थी। उसे समझ नहीं आता कि जो आज तक वो देख रहा था वो असली है या जो सामने है वो असली है। धीरे धीरे उसे परछाई और असलियत में फ़र्क समझ आता है जब वो सूरज की तरफ देखता है। उसे जैसे ही ये समझ आता है उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो एक्साइटमेंट में गुफा में वापस आता है कि ये नॉलेज तो शेयर करनी ही चाहिए। पर क्योंकि उसके साथी गुफा से कभी बाहर नहीं गए थे, उनको बात पल्ले नहीं पड़ी। सब ने विचार किया और मिलकर उसे पागल घोषित कर दिया। फाइंडिंग द ट्रूथ इज़ नॉट हार्डर देन एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। सवाल ये नहीं है कि सच खोजना कितना मुश्किल है, सवाल ये है कि जब सच सामने होगा तब क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर हाँ, then maybe
that day it will be the greatest homage. Until then, keep searching. Too many birds in one tree. And one more bird, then one more bird, and one last bird.